हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज के हम अपने इस वीडियो में सॉलिड स्टेट की कुछ नई चीज़ों के बारे में जानेंगे, है ना। कुछ नए प्रॉपर्टीज़ और कुछ नई चीज़ों के बारे में आज हम अपने इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आज के अपने इस वीडियो में हमारे जो मेन दो टॉपिक्स होंगे वो क्या होंगे, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। और जो सेकंड टॉपिक है, नंबर ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल। यानी आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारा क्रिस्टल लैटिस क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, यूनिट सेल क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, और एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। एंड द फर्स्ट टॉपिक इज़ क्रिस्टल लैटिस। व्हाट इज़ क्रिस्टल लैटिस? Crystal lattice is the three-dimensional arrangement of constituent particles, atom, molecules, ion of a crystalline solid as points. क्या होता है क्रिस्टल लैटिस? क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है। किसी भी मैटर के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं, एटम होगा, मॉलिक्यूल होगा या आयन होगा। यानी कोई भी जो मैटर है ना, हम यहाँ पे बात सॉलिड की कर रहे हैं तो सॉलिड के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, या तो एटम होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या फिर आयंस होंगे, है ना। तो इन तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का फिक्स अरेंजमेंट, इसी फिक्स अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस बोलते हैं। समझ में आया ना। आप नीचे वाले डायग्राम में देखो, यहाँ पे आप जितने भी ये ब्लू डॉट देख रहे होगे ये सब एक फिक्स अरेंजमेंट में है। सब के सब क्या है, एक फिक्स अरेंजमेंट में है। इनका जो अरेंजमेंट है या इनको जिस तरह से रखा गया है वो एक फिक्स है, फिक्स ऑर्डर में है ना। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। अब इन क्रिस्टल लैटिस के बारे में और जानने के लिए हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिस्टल लैटिस। फर्स्ट है, ईच कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंटेड बाय एन वन पॉइंट इन अ क्रिस्टल लैटिस। यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो या आयन हो, उसको हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहले वाले में, इससे पहले जो हमने अभी देखा था डायग्राम, उसमें सारे डॉट्स जो पॉइंट्स थे वो ब्लू कलर के थे। वो सारे ब्लू पॉइंट्स क्या हैं, एटम होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे या आयन्स होंगे। दीज पॉइंट्स आर नोन एज लैटिस पॉइंट और लैटिस साइट। ये जो ब्लू पॉइंट्स थे इनको हम क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। मोस्टली जो हम जिस नाम से जानते हैं वो हमारा लैटिस पॉइंट होता है, लेकिन कभी कभी वहाँ पे क्या लिखा हुआ होता है, लैटिस साइट। समझ में आया ना। मोस्टली हम लोग जो जनरली जिस नेम से जानते हैं वो हमारा क्या होता है, लैटिस पॉइंट। तो ये जो एटम्स होते हैं या मॉलिक्यूल होते हैं या आयन होता है, जो ये पॉइंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं, इन पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्या, लैटिस पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट, lattice point is in a crystal lattice are joined together by a straight line। पीछे वाले डायग्राम में हमने देखा कि हम जितने भी वो ब्लू कलर के लैटिस पॉइंट थे वो सब के सब सिंगल लाइन से ज्वाइंट थे। by joining the lattice point with straight line the geometry of the crystal lattice is formed। अब क्या है, जब हम इन सभी लैटिस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ते हैं तो एक अरेंजमेंट मिलता है ना। एक इन लैटिस पॉइंट्स का एक अरेंजमेंट मिलता है और इसी अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। और इसी से बन जाता है जो फिक्स अरेंजमेंट बनता है, यही क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक और क्रिस्टल लैटिस के बारे में समझ में आया। क्रिस्टल लैटिस क्या है, क्रिस्टल लैटिस जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चाहे वो एटम्स हो, चाहे मॉलिक्यूल्स हो, चाहे आयन्स हो, उनका एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। ठीक है। अब ये जो और इनको हम रिप्रेजेंट, ये चाहे ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं इनको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं पॉइंट्स से। और इन पॉइंट्स को बोलते हैं क्या, लैटिस पॉइंट या लैटिस साइट्स। समझ में आया। और इन लैटिस पॉइंट्स को किससे जोड़ा जाता है, स्ट्रेट लाइन से। और जब हम इन लैटिस पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से जोड़ देते हैं तो ये क्या बनता है, एक क्रिस्टल लैटिस बनता है। ओके। एंड अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में। यूनिट सेल क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ अ क्रिस्टल लैटिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। बाय रिपीटिंग इन डिफरेंट डायरेक्शन यूनिट सेल ओरिएंटेड द एंटायर लैटिस। कुछ समझ में आया? चलिए समझाता हूँ क्या है। आप यहाँ पर ये जो क्रिस्टल लैटिस देख रहे हो, कंप्लीट जो क्रिस्टल लैटिस है, इस क्रिस्टल लैटिस का जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है, स्मॉलेस्ट पोर्शन कौन सा है, ये जो आप ब्लू कलर का एक क्यूब सा देख रहे हो, ये
ये सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है। अगर हम इसी क्यूब को बार बार रिपीट करते चले जाएं, जैसे ये जो हमारा स्मॉलेस्ट पोर्शन है, इस ऐसा ही एक स्मॉलेस्ट पोर्शन ये बना, ऐसा ही एक स्मॉलेस्ट पोर्शन इसके नीचे, ऐसा ही स्मॉलेस्ट पोर्शन एक उसके बगल में बना हुआ है। अब क्या है, यही जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है, यूनिट का मतलब क्या होता है, सिंगल, यूनिट सेल का मतलब सिंगल सेल। तो आप ये जो एक ब्लू कलर का एक पोर्शन देख रहे हो, इसी को हम बोलते हैं क्या, यूनिट सेल। समझ में आया, नहीं आया? देखो, क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, क्रिस्टल लैटिस में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनका एक फिक्स अरेंजमेंट होता है, और उसी अरेंजमेंट से बनता है क्रिस्टल लैटिस। लेकिन उसी क्रिस्टल लैटिस में एक ऐसा पोर्शन होता है कि अगर हम उस पोर्शन को बार बार रिपीट कराते रहें, है ना, तो रिपीट कराने से क्रिस्टल लैटिस बन जाता है। तो वो सबसे छोटा से छोटा पोर्शन ही क्या होता है, यूनिट सेल। और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल। जो हमारा घर है वो किससे मिलकर बना हुआ है, ब्रिक्स से, ईंटों से, है ना। तो क्या हुआ है, घर को बनाने के लिए हमने क्या किया, जो हमारे ब्रिक्स हैं हमने उसको बार बार रिपीट किया, यानी ईंट के ऊपर ईंट, ईंट के ऊपर ईंट, उसके अगल बगल आस पास हर जगह ईंट ईंट लगाई, तब जाके हमारा घर कहीं कंप्लीट हुआ। तो घर को बनाने में जो सबसे छोटी यूनिट है वो क्या है, ईंट है ना, एक सिंगल ईंट, एक सिंगल ब्रिक। तो इसी तरह क्रिस्टल लैटिस को बनाने के लिए एक जो सबसे यूनिट सेल या सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है वो क्या है, यूनिट सेल। अब समझ में आया ना। क्रिस्टल लैट जैसे घर को बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, सबसे छोटी यूनिट सेल क्या हो गई, ब्रिक्स। ऐसे ही क्रिस्टल लैटिस को बनाने के लिए हमें यूनिट सेल चाहिए होती है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन है। हमने इस जो ये ब्लू कलर में दिखाया हुआ है उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है यूनिट सेल को। समझ में आया ना। तो ये होता है क्या, यूनिट सेल। A unit cell is categorized by six parameters. These parameters are three edge and angles between them. ठीक है, जो यूनिट सेल होती है उसको उसमें हम टोटल 6 पोर्शंस होते हैं, हमारे 6 पैरामीटर्स होते हैं। 6 पैरामीटर्स में से 3 साइड्स हम बोल सकते हैं, ए बी सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी और सी 3 साइड्स, यानी लेंथ, ब्रीथ और हाइट, ये 3 हो गई। और 3 हो गए एंगल, इन्हीं लेंथ, ब्रीथ और हाइट के बीच में। समझ में आया ना। तो टोटल 3 साइड्स और 3 एंगल्स, टोटल कितने पैरामीटर्स हो गए, 6 पैरामीटर्स हैं, उसको मेज़र करते हैं। तो समझ में आया ना, क्रिस्टल लैटिस क्या है और यूनिट सेल क्या है। क्रिस्टल लैटिस कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का फिक्स अरेंजमेंट, और यूनिट सेल क्या है, क्रिस्टल लैटिस का वो सबसे स्मॉलेस्ट पोर्शन जिसको बार बार अगर हम रिपीट करें तो वो क्रिस्टल लैटिस बना देगा। समझ में आया ना। चलिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। अब यूनिट सेल के कई सारे टाइप्स होते हैं। कई सारे टाइप्स क्या होते हैं, मेनली जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो लिखा हुआ है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। फर्स्ट, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। एंड द सेकेंड वन, सेंटर्ड यूनिट सेल। फर्स्ट है प्रिमिटिव और सिंपल, यानी जो फर्स्ट हमारा यूनिट सेल है उसको हम प्रिमिटिव भी बोल सकते हैं और सिंपल यूनिट सेल भी बोल सकते हैं। और जो सेकंड है हमारा वो क्या है, सेंटर्ड यूनिट सेल। अब क्या होता है ये भी अभी सेंटर्ड यूनिट सेल के भी हम 3 पार्ट्स पढ़ेंगे। प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है, सबसे पहले ये पढ़ते हैं, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। When particles in unit cell are present only at the corner, it is called the primitive unit cell. क्या है, जब पार्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स यूनिट सेल के सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं। यूनिट सेल अभी हमने पीछे पढ़ा था ना, तो यूनिट सेल वो किस फॉर्म में था, क्यूब की फॉर्म में था। अब क्यूब में टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं। कितने कॉर्नर्स होते हैं, आप यहाँ पर भी देखो, ये जो हमारा क्यूब बना हुआ है नीचे डायग्राम है, इसमें कितने कॉर्नर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने कॉर्नर्स हैं, 8 कॉर्नर्स हैं। हाँ, अब अगर हमारे जो एटम्स हैं वो सिर्फ इन कॉर्नर्स पर हैं, तो ऐसे यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। समझ में आया ना। हमारे जो एटम्स या पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन कॉर्नर्स पर हैं अगर, तो ऐसे यूनिट सेल को हम क्या बोलेंगे, प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। समझ में आया। सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है, व्हेन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट अदर पोजीशन इन
in addition to those at corner in the unit cell. It is called a centered unit cell. अब देखो सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होते हैं. सेंटर्ड यूनिट सेल वो यूनिट सेल होते हैं जिनमें कॉर्नर पर तो एटम्स हों लेकिन साथ ही साथ और भी कई जगह पर एटम प्रेजेंट हों. समझ में आया ना. प्रिमिटिव में हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ सेंटर पे होते हैं. लेकिन जो हमारे प्रिमिटिव में हमने पढ़ा सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर होते हैं. लेकिन सेंटर्ड यूनिट सेल में हम क्या पढ़ेंगे, कॉर्नर के साथ साथ और भी कई जगह पर एटम प्रेजेंट हों. तो ऐसे यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, सेंटर्ड यूनिट सेल. अब सेंटर्ड यूनिट सेल 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट है हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सी इंड सेंटर्ड यूनिट सेल. समझ में आया ना. बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब क्या है, जब एटम कॉर्नर के साथ साथ पूरी बॉडी के बीच में हो, बॉडी का मतलब उस यूनिट सेल के बीच में हो, तो वो हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. अब जो हमारा क्यूब था, उस क्यूब में अभी जो हमने पीछे एग्जांपल पढ़ा क्यूब था, क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं, है ना. 6 फेस होते हैं या नहीं होते. तो उन 6 फेसेस में अगर उन 6 फेसेस के सेंटर पर हो तो वो क्या होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल. और इंड सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब किन्हीं भी दो अपोजिट सेल्स अपोजिट फेसेस के बीच में अगर वो एटम है तो वो क्या होता है, इंड सेंटर. अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, चलिए अच्छे से. फर्स्ट है हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. इफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइज एट द center of the body of a unit cell in addition to the particles lying at the corner, इट इज़ कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. अभी मैंने बताया था ना, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, ऐसा यूनिट सेल. आप ये जो यूनिट सेल देख रहे हो ये क्या है, पूरा यूनिट सेल है. अब यूनिट सेल में क्या होता है, कॉर्नर्स पर तो एटम हैं, आप देख रहे हो ना, कॉर्नर्स पर एटम प्रेजेंट हैं, लेकिन साथ ही साथ एक एटम इस पूरे यूनिट सेल के बीच में भी है. इसको अगर आप अच्छे से समझना चाहते हो तो आप एक काम करो, इसको समझने के लिए क्या कर सकते हैं, जैसे आप कोई भी एक बॉक्स लो, है ना, ओपन बॉक्स लो. उस ओपन बॉक्स में टोटल 8 कॉर्नर्स होंगे. जैसे आपका बॉक्स ही होता है, बॉक्स लो, उसमें एक बॉल अंदर डाल दो, उस बॉक्स के अंदर डाल दो, तो वो बॉल कहाँ गई, उस बॉडी के अंदर चली गई. तो ऐसा ही ये वाला जो आप एटम देख रहे हो, ये एटम उस पूरे बॉक्स के अंदर है और बाकी के एटम सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर हैं. तो इस टाइप के यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. समझ में आया ना. ऐसा यूनिट सेल जिसमें एक एटम उस यूनिट सेल के अंदर हो, है ना. एग्जाम्पल के लिए मैंने जैसे बताया, एक बॉक्स लो आप, उस बॉक्स के अंदर एक बॉल डाल दो, ठीक है. तो वो बॉल उस बॉक्स के अंदर चली गई ना, और अंदर चली जाने का मतलब क्या है कि अब पूरा का पूरा वो बॉल या पूरा का पूरा, अगर हम उसको एटम माने, एटम उस बॉक्स के अंदर सेंटर पर आ गया, तो ये क्या हो गया, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल. समझ में आया ना. तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होगा, वो यूनिट सेल जिसमें एटम्स यूनिट सेल के कॉर्नर पर तो होंगे ही, है ना, कॉर्नर पर तो रहेंगे ही, कॉमन है, लेकिन साथ ही साथ कहाँ पर भी होंगे, उस पूरी बॉडी के सेंटर पर भी. क्लियर है. नेक्स्ट है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. यूनिट सेल क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूब है, क्यूब में टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं. एक बॉक्स लेना, है ना, बॉक्स लोगे, उस बॉक्स में टोटल कितने फेस आप देखते हो, 6 फेस होते हैं, है ना. साइड्स में, ऊपर और नीचे टोटल कितने फेसेस होते हैं, 6 फेस होते हैं. ठीक, चलिए देखते हैं. इफ वन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल लाइट एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, टोटल फेस 6, है ना, ईच फेस बिसाइड द पार्टिकल्स लाइंग एट द कॉर्नर, इट इज़ नोन एज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. समझ में आया क्या लिखा है. फेस सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होंगे, ऐसे यूनिट सेल जिसमें एटम्स कॉर्नर पर तो हों ही, लेकिन साथ ही साथ जितने भी फेस हैं उन फेस पर भी एक एक एटम प्रेजेंट हो. जैसे आप यहाँ पर देखो, ये है सेंटर कॉर्नर पर एटम्स, ये जो आप ये देख रहे हो ये सब कहाँ पर हैं, कॉर्नर पर हैं. ठीक, ये सब कहाँ पे हैं, कॉर्नर पर. लेकिन ये वाला, ये 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 और ये सब कहाँ पर हैं, फेस के सेंटर पर. समझ में आया. तो इस टाइप के यूनिट सेल को हम क्या बोलते हैं, फेस सेंटर यूनिट
सेल। समझ में आया? नेक्स्ट, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। If one constituent particle lies at the center of any two opposite faces beside the particles lying at the corner, it is known as end-centered unit cell. It is also known as base-centered unit cell. चलिए, क्या होता है, डिफरेंस क्या है? ऐसा यूनिट सेल जिसमें कॉर्नर्स पर तो एटम है ही, लेकिन साथ ही साथ कहाँ पर हैं, किन्हीं दो अपोजिट फेस के सेंटर पर। जैसे यहाँ पर ये ऊपर वाला फेस और ये नीचे वाला फेस है ना, तो ये कहाँ कहाँ होंगे, अपोजिट फेस। चाहे हम इस तरफ ले लें चाहे इस तरफ ले लें, कहीं पर भी ले लें, लेकिन अपोजिट फेस होना चाहिए। जैसे ऊपर वाला, अगर हमने ऊपर वाला फेस लिया तो उसका अपोजिट नीचे वाला, अगर हमने लेफ्ट साइड वाला लिया है तो उसका अपोजिट राइट साइड वाला, है ना। तो इस टाइप के अपोजिट फेसेस पर एक एक एटम होना चाहिए। समझ में आया ना? तो इंड सेंटर्ड यूनिट सेल क्या है, जहाँ पर कॉर्नर्स पर तो एटम होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ किन्हीं दो अपोजिट फेस पर भी एटम्स प्रेजेंट होंगे। तो ये अगर हम टोटल देखें तो 4 टाइप के यूनिट सेल हुए। पहला हमारा प्रिमिटेड या सिंपल यूनिट सेल। इसमें क्या था, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर एटम्स थे। ठीक। सेकंड, हमने जो सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ा उसमें फर्स्ट वाला हमने पढ़ा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब जहाँ पर कॉर्नर्स में तो एटम्स हैं, साथ ही साथ उस बॉडी के अंदर भी एक एटम प्रेजेंट है। सेकंड हमने पढ़ा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एटम्स कॉर्नर पर तो प्रेजेंट हैं, लेकिन साथ ही साथ जितने भी फेस हैं, टोटल 6 फेस हैं, 6 फेसेस पर भी एक एक एटम प्रेजेंट है। लास्ट हमने पढ़ा इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब कॉर्नर पर तो इलेक्ट्रॉन या एटम्स होंगे ही, साथ ही साथ किन्हीं दो अपोजिट फेसेस पर भी एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक एटम प्रेजेंट होगा। ओके। तो ये हमारा, ये जो अभी तक हमने पढ़ा, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था। फर्स्ट टॉपिक क्या था? क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इन यूनिट सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि अभी हमने 4 टाइप्स के यूनिट सेल टोटल पढ़े है ना। प्रिमिटेड या सिंपल, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और इंड सेंटर्ड। अब इन, क्योंकि इन सब में अलग अलग जगह पर अलग अलग एटम प्रेजेंट है, तो अब इस यूनिट सेल के अंदर कितने कितने एटम आ रहे हैं, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ एटम इन प्रिमिटेड क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटेड यूनिट क्यूबिक मतलब जो हमारा फर्स्ट वाला था सिंपल यूनिट सेल, उसमें कितने एटम आते हैं। अच्छा, अगर हम एक मतलब पहले इसको पढ़ने से पहले हम एक थोड़ा अपना सोचें, थोड़ा सा सोचने की कोशिश करें कि जो हमारा क्रिस्टल लैटिस था, क्रिस्टल लैटिस में एक यूनिट क्यूबिक सेल अपने अगल बगल के 8 क्यूबिक सेल से घिरा होता है। कितने? 8 यूनिट क्यूबिक सेल से घिरा होता है। एक, अगर हम लैटिस क्यूब की बात करें, है ना, लैटिस सेल की बात करें, तो उसमें एक यूनिट सेल, उसमें एक यूनिट सेल अपने आसपास से 8 यूनिट सेल से घिरा होता है। ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। ये मैंने आपको इसलिए बताई है कि आप इस चीज़ का यूज़ अभी होगा, और इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि एक यूनिट सेल क्रिस्टल लैटिस में अपने अगल बगल से 8 यूनिट सेल से घिरा हुआ होता है। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको पहले हम देखते हैं। लिखा हुआ इन प्रिमिटिव यूनिट सेल एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर, सो ओनली 1/8 ऑफ एन एटम बिलोंग टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो हम एटम्स के उस पार्ट की बात कर रहे हैं जो उस यूनिट सेल के अंदर है, बाहर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अंदर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम, जैसे हमारा जो एक एटम कॉर्नर पर था, उस कॉर्नर की बात करें तो उस कॉर्नर पर पूरे एटम का सिर्फ और सिर्फ 1/8 पार्ट एट उस यूनिट सेल के अंदर होगा। कितना होगा? 1/8 पार्ट। और टोटल कॉर्नर थे कितने? 8। अगर एक कॉर्नर पर 1/8 पार्ट है और टोटल 8 कॉर्नर्स हैं, तो चलिए देखता है क्या होता है। देयरफॉर सिंस देयर आर 8 एटम प्रेजेंट इन द यूनिट सेल ऑन एवरी कॉर्नर। ठीक है। देयरफॉर एटम नंबर, टोटल नंबर ऑफ एटम इन वन यूनिट सेल
8 इंटू 1/8 इंटू 1। देखो इसको अच्छे से समझने के लिए क्या कर, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। क्या है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, 8 हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कॉर्नर कितने हैं, 8 हैं। ठीक, लिखा हुआ है मैंने ये 8। अब एक कॉर्नर पर कितना एटम यूनिट सेल के अंदर है, 1/8। एक कॉर्नर पर 1/8 एटम यूनिट सेल के अंदर है। तो एक कॉर्नर पर 1/8 है, तो 8 कॉर्नर पर कितना होगा, 1/8 इंटू 8। और जब हमने इसको सॉल्व किया तो टोटल कितना, 1 आया। यानी देखो, हम सिर्फ जितने एटम अंदर हैं उनकी बात कर रहे हैं। किनकी, जितने एटम अंदर हैं। तो अंदर कितने हुए, 8। एक कॉर्नर पर सिर्फ 1/8 पार्ट अंदर था, तो 8 कॉर्नर पर कितना हो जाएगा टोटल। अगर सभी हम 8 कॉर्नर्स को मिला दें तो सिर्फ एक एटम उस यूनिट सेल के अंदर होगा। तो हमारा जो आंसर या रिजल्ट है कि प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल में कितने एटम्स यूनिट सेल के अंदर होते हैं, तो आंसर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एटम यूनिट सेल के अंदर होता है। ये चीज़ याद रखिएगा, क्या, प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एटम होता है। कितना होता है, सिर्फ और सिर्फ एक एटम। देखिए, दस 1 एटम इज प्रेजेंट इन अ प्रिमिटिव यूनिट सेल। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड में क्या था, बॉडी सेंटर्ड में क्या था, 8 एटम कॉर्नर्स पर थे और साथ ही साथ एक पूरा एटम उस बॉडी के अंदर था। तो अब खुद सोचो, 8 कॉर्नर्स का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, क्योंकि प्रिमिटिव यूनिट सेल के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन हुआ। और एक पूरा अंदर है, तो 1 + 1 कितने हो गए, 2 एटम हो गए। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर हो गए, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन उसके अंदर आए, या टोटल कितने एटम उस प्रिमिटिव सेल के अंदर आ गए, टोटल 2। 1 हो गया कॉर्नर वाला और 1 पूरा उस बॉडी के अंदर। समझ में आया। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर आर 8 एटम एट ईच कॉर्नर एंड 1 एटम प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द बॉडी इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर क्यूबिक सेल में क्या था, 8 एटम्स एट द ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर पर 8 एक एक एटम, और एक एटम इन द बॉडी सेंटर, एक एटम कहाँ था, बॉडी के सेंटर पर। देयरफॉर द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल 8 इंटू 1/8। तो 8 इंटू 1/8 तो प्रिमिटिव का हो गया जो कॉर्नर्स वाले थे, प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 क्या है, जो एक एटम उस बॉडी के अंदर है। तो एक इलेक्ट्रॉन हो गया, एक इलेक्ट्रॉन हमारा कौन सा हो गया, एक एटम कौन सा हो गया जो कॉर्नर्स पर है, और एक एटम हो गया कौन सा, जो बॉडी के अंदर है। तो 1 + 1 टोटल कितने हो गए, 2। यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, कितने एटम होंगे अंदर, 2 एटम्स अंदर होंगे। समझ में आया। नेक्स्ट, नंबर ऑफ एटम इन फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अब फेस सेंटर्ड में क्या था, कॉर्नर्स के साथ साथ केवल जितने भी 6 जो फेस थे उन फेसेस पर था। ठीक है, अब 6 फेसेस पर क्या होगा, फेसेस अगर हम एक फेस पर एक एटम रखेंगे तो आधा आधा एटम एटम के उस यूनिट सेल के बाहर होगा और आधा एटम यूनिट सेल के अंदर होगा। होगा या नहीं होगा, सोचो, एक फेस है, एक फेस पे हमने क्या किया, एक एटम रखा। एक एटम रखेंगे तो क्या होगा, आधा एटम यूनिट सेल के अंदर चला जाएगा और आधा एटम यूनिट सेल के बाहर रहेगा। टोटल कितने फेस थे, 6। अगर ऐसे ही हर फेस पर हम एक एक एटम रखें तो आधा अंदर आधा बाहर, मतलब टोटल कितने एटम अंदर, 3 एटम। 6 फेसेस में आधे आधे एटम अंदर आ रहे हैं, मतलब कितने, 3 एटम। और प्रिमिटिव जो कॉर्नर वाले पे थे उस पे एक एटम। समझ में आया ना। फेसेस पे जब हमने एक एक एटम रखा तो आधे आधे एटम, तो 6 फेसेस के अकॉर्डिंग 3 एटम अंदर हो गए, और कॉर्नर के अकॉर्डिंग एक एटम अंदर हुआ। तो 3 और 1 कितने हो गए, टोटल 4 एटम अंदर हुए। चलिए देखते हैं पहले क्या है। नंबर ऑफ एटम इन FCC यूनिट सेल। FCC मतलब फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। 8 कॉर्नर इंटू 1/8 पर कॉर्नर। 8 कॉर्नर है, टोटल कॉर्नर कितने हैं, 8, और 1/8 एटम पर कॉर्नर, यानी 1 एटम। कॉर्नर के अकॉर्डिंग कितने हो गए, 1 एटम अंदर हुआ।
सिक्स फेस सेंटर्ड थे इंटू 1/2 एटम पर यूनिट सेल। 1/2 मतलब क्या है, आधा एटम अंदर है और आधा एटम बाहर। तो 6 इंटू 1/6 हो गए हमारे फेसेस और 1/2 यानी आधा एटम। तो कितने हो गए, 3 हो गए 3। तो एक एटम हुआ हमारे कॉर्नर पर और 3 एटम हो गए हमारे फेसेस पर। तो 1 और 3 टोटल कितने हो गए, 4। तो वही आंसर है। हेंस टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन FCC यूनिट सेल 1 + 3 = 4। यानी 1 हमारा कौन सा, कॉर्नर वाला, और 3 कौन से, फेसेस वाले। नेक्स्ट एंड लास्ट, नंबर ऑफ एटम इन इंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक सेल का मतलब कॉर्नर के साथ साथ किन्हीं दो अपोजिट फेस पर। कहाँ पर, किन्हीं दो अपोजिट फेस पर। और सिर्फ दो अपोजिट फेस का मतलब क्या है, दो अपोजिट फेस पर आधा आधा बॉल या आधा आधा एटम अंदर होगा। आधा आधा एटम, देखिए एक फेस पर आधा और दूसरे फेस पर भी आधा, तो आधा आधा यानी हाफ और हाफ कितना हो गया, 1 एटम अंदर हुआ। और कॉर्नर वाला कितने एटम है, 1। तो 1 + 1 2। यानी इंड सेंटर्ड जो क्यूबिक सेल है वो उसमें क्या होगा, टोटल 2 एटम्स यूनिट क्यूबिक सेल के अंदर होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ एटम इन ECC सिविल यूनिट सेल इज इक्वल टू 8 कॉर्नर इंटू 1/8 एटम पर कॉर्नर। 8 कॉर्नर होते हैं और हर कॉर्नर पर सिर्फ 1/8 पार्ट एटम का अंदर होता है। तो टोटल कितने एटम हो गए, 1 एटम हो गए। ठीक, 2 फेस सेंटर्ड एटम। फेस इंड सेंटर्ड में क्या था, केवल 2 फेस पर ही तो एटम थे ना, 2 फेस पर ही एटम थे। तो 2 फेस सेंटर्ड एटम इंटू, और दोनों फेसेस पर सिर्फ आधे आधे एटम अंदर आ रहे हैं। तो 2 इंटू 1/2 मतलब 1। तो टोटल कितने हो गए, 1 ये और 1 ये। टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इन ECC यूनिट सेल इज इक्वल टू 1 + 1 = 2। तो समझ में आया। तो ये थे हमारे यूनिट सेल, और हर यूनिट सेल में कितने कितने एटम उस यूनिट सेल के अंदर आ रहे हैं, इस बारे में हमने जाना। फिर से एक बार एक जनरली रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल जो था, उसमें सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर एटम्स होते हैं। और कॉर्नर पर एटम टोटल 8 कॉर्नर होते हैं और सिर्फ 1/8 पार्ट एटम का अंदर होता है। तो एक कॉर्नर पर सिर्फ 1/8 पार्ट अंदर, और टोटल कॉर्नर कितने, 8। तो 8 इंटू 1/8 कितना हो गया एटम, 1 एटम अंदर हुआ। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल पर कॉर्नर के साथ साथ बॉडी के सेंटर पर भी एक एटम होता है, यानी पूरा एटम बॉडी के अंदर होता है। तो फेस के अकॉर्ड, मतलब सेंटर की बात करें अगर हम, बॉडी सेंटर, तो 1 एटम वो पूरा अंदर, और कॉर्नर के अकॉर्डिंग 1। तो 1 + 1 2। यानी बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल जो है वहाँ पर 2 एटम्स पूरे यूनिट क्यूबिक सेल के अंदर हैं। ठीक, फेस सेंटर्ड में क्या था, 4 एटम्स यूनिट क्यूबिक सेल के अंदर थे, 1 कॉर्नर्स पर और 3 फेसेस पर। ठीक, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल मतलब अपोजिट फेसेस पर और साथ ही साथ कॉर्नर पर। तो कॉर्नर के इलेक्ट्रॉन एटम्स का एक एटम, और फेस सेंटर्ड अपोजिट सेंटर्ड के एक एटम। तो 1 + 1 कितने हो गए, 2। यानी इंड सेंटर्ड जो यूनिट सेल है उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पूरे यूनिट क्यूबिक सेल के अंदर होते हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, और अगर आपने थोड़ा सा क्रिएटिविटी लगा के अपने थोड़ा माइंड से सोच कर अगर इस टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत भी अपने माइंड से इसको कैप्चर कर लिया, तो आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो बहुत इजी हो जाएंगे आपके लिए, है ना। और मैं ये कहूँगा, आप ये जो जितने भी मैं नोट्स आपको दे रहा हूँ और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इसके स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपने नोटबुक पे नोट किया करो, है ना। क्योंकि क्या होगा, हो सकता है बाई चांस जब मैं कोई चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो बाई चांस आपसे कोई चीज़ मिस हो गई हो जो आपको समझ में ना आई हो, है ना। लेकिन क्या होगा, जब आप उस चीज़ को कॉपी पर या नोटबुक पर नोट कर रहे होगे, तो वो चीज़ आप जब नोट करोगे तो आपको वो चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी, है ना। तो मैं तो यही कहूँगा, आप स्क्रीनशॉट लिया करो इन सारे टॉपिक्स के, और बाद में उसको अपनी नोटबुक पर नोट किया करो। ओके, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।